आज हम देखेंगे अगर हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लें तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी इसके नतायज क्या होंगे। ये सारे रिजल्ट्स जो हैं ये डिराइव किए जाते हैं यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन हम इस लेक्चर में उनको डिराइव नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसको एक ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन से रिजल्ट्स हैं जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से निकलते हैं, और वो रिजल्ट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसको ये किस तरह से एक्सप्लेन करता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और उसमें पहली जो चीज़ है वो है साइमल्टेनिटी। तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक इवेंट होता है और दो ऑब्जर्वर्स का जो क्लॉक है उन दोनों के लिए अगर वो सिंक्रोनाइज है, क्लॉक मतलब एक ही रफ्तार से चल रहा है, तो अगर एक इवेंट दोनों ऑब्जर्वर्स एक ही टाइम पे नोट करें तो इनको हम कहते हैं कि ये साइमल्टेनिटी है, मतलब ये साइमल्टेनियस इवेंट्स हैं क्योंकि ये इकट्ठे रूनुमा हुए हैं। अब इसको रिलेटिविटी में साइमल्टेनिटी क्या बन जाती है, उसके लिए कंसिडर करें कि हमारे पास एक कार है और वो कार जो है कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है एक ऐसे ट्रैक पे जिसमें फ्रिक्शन नहीं पाई जाती और वो ट्रैक बिल्कुल स्ट्रेट है। ये सारी कंडीशंस इसलिए लगाई गई क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन चाहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहते हैं, इनर्शियल फ्रेम चाहते हैं। तो उस कार के सेंटर के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है। जब आप इसका स्विच ऑन करते हैं तो जो रोशनी है वो बल्ब से निकलकर सी स्पीड के साथ हर तरफ फैल जाती है। अब चूंकि हमने बल्ब को कार के दरमियान में लगाया था, लिहाजा दोनों किनारे जो हैं कार के उनका डिस्टेंस सेम है। तो अगर तो ये कार रेस्ट पे होती या एक रेस्ट ऑब्जर्वर जो कार के अंदर मौजूद होता, वो अगर नोट करता कि रोशनी जो है वो दोनों किनारों पे कैसे पहुंचती है, तो हम बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं कि ये साइमल्टेनियसली पहुंचेगी क्योंकि रोशनी की स्पीड कांस्टेंट है और वो लेफ्ट साइड पे भी उसी रफ्तार से जा रही है और राइट साइड पे भी उसी रफ्तार से जा रही है। लिहाजा वो एक ही वक्त दोनों किनारों पे पहुंचेगी और हम कहेंगे कि जो दोनों जो किनारे हैं ये साइमल्टेनियस हैं, मतलब दोनों किनारों पर पहुंचने वाली रोशनी का जो इवेंट है वो साइमल्टेनियस है दोनों के लिए। लेकिन अगर एक ऐसा ऑब्जर्वर हो जो कि इस गाड़ी के बाहर खड़ा हो, जिसके लिहाज से ये गाड़ी जो है वो चल रही हो, वो खुद ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा, तो ऑब्जर्वर at rest will feel that the car is moving with some uniform velocity v। तो अगर वो मूव कर रहा होगा तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हम दोनों इवेंट्स को नाम दे लेते हैं। लेट से हम लेफ्ट साइड जो है इसको हम क्या देते हैं, ये इवेंट ए था, लेफ्ट साइड पे जब रोशनी पहुंचेगी तो वो इवेंट ए होगा, और राइट साइड पे जो जब वो पहुंचेगी तो वो बी होगा। अब अगर आपकी कार जो है वो राइट साइड पे चल रही हो तो इसका जो फ्रंट बनेगा वो ए होगा, यानी फिर उसको हम ए कहेंगे राइट पे, और उसकी बैक साइड जो होगी उसको हम बी कहेंगे। तो अगर लाइट फ्रंट एंड पे जाए तो हम कहेंगे इवेंट ए हुआ है, और लाइट अगर बैक एंड पे जाए तो उसे हम कहेंगे ये बी हुआ है। अब रेस्ट ऑब्जर्वर इसमें ये नोट करेगा कि जो रोशनी है, क्योंकि वो बल्ब से निकल रही थी और कार जो है वो मूव कर रही है, लिहाजा बल्ब भी जो है वो मूव कर रहा है। इट इज मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू दी अदर, इट इज मूविंग अलोंग विद द कार बिकॉज इट इज फिक्स्ड इन द कार, कार के अंदर ये फिक्स है। सो उसको जो रोशनी है वो बिल्कुल नीचे की जानिब दिखाई नहीं पड़ेगी कि वो एच हाइट कवर करके नीचे जा रही हो, बल्कि उसको यूं दिखाई देगा कि रोशनी थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर रही है। यानी रोशनी जो है उसने जो हाइट पहले एच कवर की थी, अब वो एच नहीं होगी बल्कि अब वो हाइट ये वाली चीज होगी, जो कि अगर आप इस ट्रायंगल को कंप्लीट करें तो हाइपोटेन्यूज बन रहा है। सो नाउ द डिस्टेंस कवर्ड विल बी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी टी स्क्वायर। तो चूंकि डिस्टेंस जो है वो पहले जैसा नहीं रहा, वो चेंज हो गया है, लिहाजा ऑब्जर्वर के लिए जो रोशनी जो आगे या पीछे की तरफ जा रही थी वो एक तरफ से नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आगे का डिस्टेंस जो है वो करीब होता जा रहा है,
उसको लगेगा और पीछे का डिस्टेंस जो है वो दूर होता जाता उसको फील होगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड द सेम टू इवेंट्स आर नॉट साइमल्टेनियस, यानी वो इवेंट्स जो एक ऑब्जर्वर विद इन द कार के लिए साइमल्टेनियस थे वो एक ऑब्जर्वर आउटसाइड के लिए साइमल्टेनियस नहीं होंगे। Because as the light travels out from the bulb, the train itself moves forward. जो ही रोशनी बाहर निकलती है बल्ब से और गाड़ी भी साथ साथ आगे चलती है। So the beam going back to the end has a shorter distance to travel. क्योंकि जो रोशनी पीछे की तरफ जा रही थी, गाड़ी के किनारे पर पहुंचना था उसने, तो गाड़ी का किनारा आगे की तरफ जा रहा है। So the distance between the back end and the light is short now. वो कम हो गया है। जबकि इसके मुकाबले में जो रोशनी आगे की तरफ निकली थी, आगे की तरफ जा रही थी, उसके लिए ये किनारा और आगे हो गया, उसके लिए डिस्टेंस और ज्यादा बन गया था। तो अगले किनारे का डिस्टेंस बढ़ गया, पिछले किनारे का डिस्टेंस कम हो गया। रोशनी पिछले किनारे पे पहले पहुंचेगी और आगे वाले किनारे पे बाद में पहुंचेगी। तो पिछले किनारे को हमने कहा था कि वो इवेंट बी है और अगले किनारे को हमने कहा था वो इवेंट ए है। तो क्लियरली इवेंट बी विल हैपन बिफोर द इवेंट ए, मतलब ये कि बी वाला इवेंट और ए वाला इवेंट एक ही वक्त पे नहीं होगा। और इसका मतलब है कि अब ये दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियस नहीं रहे। तो हमने देखा कि अगर रिलेटिविटी को कंसिडर किया जाए तो दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, अगर उनमें से एक रेस्ट पे और दूसरा मोशन में है, तो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए ये जो इवेंट्स हैं ये साइमल्टेनियस नहीं होंगे। लेकिन याद रहे कि एक शख्स जो गाड़ी के अंदर मौजूद है उसके लिए ये इवेंट साइमल्टेनियस ही है, मतलब वो ये रिपोर्ट दे रहा है कि ये इवेंट साइमल्टेनियस है, एक ही वक्त में रोशनी आगे और पीछे पहुंची है। लेकिन जो ऑब्जर्वर कार के बाहर खड़ा था उस वो कहेगा कि ये इवेंट साइमल्टेनियस नहीं है। इसका मतलब है कि दो ऑब्जर्वर एग्री नहीं कर रहे, डिसएग्री कर रहे हैं, दोनों का इत्तेफाक नहीं है। एक कहता है कि एक ही वक्त पे दोनों काम हुए हैं और दूसरा कह रहा है नहीं एक वक्त पे नहीं हुआ। तो ये इसका नतीजा आखिर पे लिखा हुआ है, टू इवेंट्स दैट आर साइमल्टेनियस इन वन इनर्शियल फ्रेम आर नॉट इन जनरल साइमल्टेनियस इन अनदर। तो एक इनर्शियल फ्रेम में दो इवेंट्स अगर साइमल्टेनियस हो, लाजमी नहीं है कि वो दूसरे फ्रेम में भी साइमल्टेनियस ही रहें। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 2, टाइम डायलेशन। अगेन वही कार वाला एक्सपेरिमेंट है कि हमारे पास एक बल्ब है और उसमें से एक रोशनी निकल रही है और जो हमारी कार है वो ओवरऑल मूव कर रही है, ये एरो आपको बता रहा है, वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द राइट साइड और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। अगेन अगर कोई ऑब्जर्वर कार के अंदर खड़ा हुआ है और वो ये नोट करना चाहता है कि कितना टाइम लगता है बल्ब की रोशनी को यहाँ नीचे तक पहुंचने में, फ्लोर तक पहुंचने में। तो चूंकि बल्ब से फ्लोर तक की जो हमारी एवरेज हाइट है उसको हमने एच कहा है, रोशनी की स्पीड सी है, लिहाजा ये वो टाइम है जो कि गाड़ी के अंदर वाला ऑब्जर्वर नोट करता है कि ये टाइम लगा है रोशनी को ऊपर से नीचे जाने में। अब फर्ज करें कि हमारा जो बाहर वाला ऑब्जर्वर था जो जमीन पे खड़ा हुआ है, बाहर है और वो गाड़ी के अंदर नहीं है, वो इसको कैसे देखेगा? अगेन जैसे हमने पहले कहा था कि जो बाहर वाला ऑब्जर्वर होगा उसके लिए ये हाइट जो है वो एच इस तरह नहीं रहेगी बल्कि वो टेढ़ी हो जाएगी और उसमें ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस गाड़ी का भी ऐड हो जाएगा। तो लिहाजा इस केस में हमारे जो हाइट है वो होगी एच स्क्र प्लस वी 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 डी डेल्टा टी स्क्र अंडर रूट डिवाइडेड बाय सी। ऊपर वाली जो हाइट है ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बनी हुई थी इसका हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है। यू नो हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट कर लें तो वो लेंथ मिल जाएगी। इस लेंथ को अगर आप सी से डिवाइड करें तो ये नया टाइम होगा। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि डेल्टा टी एंड डेल्टा टाउ ये सेम नहीं है। इसका मतलब है कि एक ऑब्जर्वर जो टाइम दो इवेंट्स का नोट करता है, ऊपर से रोशनी चली और नीचे पहुंची, तो उसके लिए जो टाइम था इस इवेंट का, उसने जो इंटरवल नोट किया और जो बाहर खड़े हुए ग्राउंड पे खड़े हुए शख्स ने टाइम नोट किया वो सेम नहीं है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिविटी ऑफ टाइम। अब ये हम इजीली देख सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो ये रिलेशन है बिटवीन डेल्टा टी एंड डेल्टा टाउ, यानी डेल्टा टी मूविंग ऑब्जर्वर एंड डेल्टा टाउ जो है ये रेस्ट ऑब्जर्वर है। तो रेस्ट ऑब्जर्वर का टाइम और जो मूविंग ऑब्जर्वर का टाइम है वो सेम नहीं है because of this factor which is 1 minus v square by c square under root, and this factor is called gamma factor।
तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसे जैसे वी सी के क्लोज होता जाएगा, ये नीचा डिनोमिनेटर जो है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और हमारा जो डेल्टा टी है इसकी वैल्यू लार्ज होती जाएगी। डेल्टा टी लार्ज होने का मतलब है कि ये लॉन्गर इंटरवल है, तो यही इसका रिजल्ट है कि जब कोई क्लॉक मूविंग फ्रेम का जो क्लॉक होता है, यानी अगर किसी शख्स के लिए आप जो इवेंट है वो मूव कर रहा हो, तो वो शख्स जब उस टाइम उसके लिए टाइम नोट करेगा, इंटरवल नोट करेगा, तो वो लंबा इंटरवल होगा एज कंपेयर टू दी रेस्ट ऑब्जर्वर। यानी अगर कोई ऑब्जर्वर उस इवेंट के लिहाज से रेस्ट पर है, खुद रुका हुआ है उस इवेंट के लिहाज से, तो फिर जो है वो टाइम कम नोट करेगा। तो इस चीज़ को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। इसको बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है इस एक जुमले में, मूविंग क्लॉक रन स्लो। यानी वो क्लॉक जो मूव कर रहा होगा वो आहिस्ता आहिस्ता टिक करेगा, टिक टिक उसकी आहिस्ता होगी, जिसका मतलब है टाइम डायलेट कर गया। इसी तरह से तीसरा रिजल्ट हमारा है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है वो हम कंसिडर करते हैं ये वाले डायग्राम। इस डायग्राम में ये हो रहा है कि अगेन वही कार है, लेकिन अब हमारा जो बल्ब है वो ऊपर नहीं लगा हुआ, बल्कि जो बल्ब है वो इधर लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है। उसमें से जब रोशनी निकलती है तो फर्ज करें हम दूसरे किनारे पर उसके सामने एक शीशा लगा देते हैं, रोशनी उस शीशे से टकराती है और फिर वो वापस आ जाती है लेफ्ट साइड पे ही। यानी लेफ्ट साइड से मूव करनी शुरू की, राइट पे गई और मिरर से टकरा के वापस आ गई। और फर्ज करेंगे इसकी जो टोटल लेंथ है वो एल है या एल नॉट है। अब अगर आप ये अगेन वही बात करें कि जी टाइम जो है वो कितना लगा रोशनी को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाने में, तो हमें पता है कि जो लेंथ है टोटल वो एल नॉट थी, लिहाजा टोटल लेंथ इसने कवर की है 2 एल नॉट जाने में और आने में डिवाइडेड बाई सी। अब फर्ज करेंगे एक दूसरा ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, बाहर खड़ा हुआ है, और वो इसके अंदर ये सारा प्रोसेस देखता है। तो जो बाहर वाला ऑब्जर्वर है, चूंकि उसके लिए ये गाड़ी मूव कर रही है, लिहाजा ये जो लेंथ आप पहले नोट कर रहे थे ये उसके लिए पहले से लंबी हो जाएगी, क्योंकि जब रोशनी निकलेगी तो ये किनारा जो है गाड़ी का वो आगे चला जाएगा। लिहाजा ये वाली जो लेंथ है इसको जाने में ज्यादा लेंथ कवर करनी पड़ेगी, सिमिलरली इसको वापस आने में भी ज्यादा लेंथ कवर करनी पड़ेगी। लेट से हम उस नई लेंथ को एल का नाम देते हैं, और यहाँ डायग्राम में आपको वो दिखाया गया है। अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये वाली जो डायग्राम है इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि जब गाड़ी चल रही थी वी वेलोसिटी के साथ, तो पहले ट्रेन ये वाली थी हमारे पास, दिस वाज द ट्रेन। देन ये ट्रेन मूव करने लगी, ये यहाँ गई, फिर ये यहाँ गई, उसका किनारा जो है मूव करता जा रहा है, ऐसे पिछला किनारा भी जो है वो नई पोजीशन चेंज करता जा रहा है। तो अब जो लेंथ यहाँ पर रोशनी कवर करेगी शीशे तक जाने में और शीशे से वापस आने में, वो पहले से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? इस तरह से अगर आप देखें तो जब रोशनी यहाँ से आगे की तरफ जा रही थी तो गाड़ी भी आगे जा रही थी और गाड़ी की स्पीड थी v। लेट से इसको डेल्टा t1 टाइम लगा गाड़ी को यहाँ से यहाँ आने में, तो ये जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड होगा रोशनी के फासले में वो होगा v डेल्टा t1। लेकिन उसके बाद गाड़ी फिर आगे की तरफ चली डेल्टा t2 टाइम के लिए, लेकिन उस दौरान रोशनी वापस की तरफ जा रही थी, तो इसका मतलब है कि v डेल्टा t2 जो है डिस्टेंस वो कम हो गया रोशनी का, क्योंकि गाड़ी अब आगे चले गई है तो पीछे वाला किनारा आगे आ गया। अब इस केस में लेंथ जो है वो कम हो गई है। ये बिल्कुल जैसे टाइम डायलेशन में आपने देखा था कि जब, या साइमल्टेनियसली में भी देखा है कि गाड़ी जब आगे की तरफ जाती है तो अगला हिस्सा क्योंकि आगे चला जाता है, तो अगले हिस्से की तरफ जाने वाली लाइट ज्यादा फासला तय करेगी, तो पिछला हिस्सा चूंकि आगे आ गया है लिहाजा वो कम फासला तय करेगी। तो वापसी पे जो कम फासला होगा वो v डेल्टा t2 से कम होगा और जाते वक्त फासला डेल्टा t1 से ज्यादा होगा। तो इस चीज को यहाँ पे लिखा गया है, डेल्टा t1 वो टाइम है जब रोशनी आगे की तरफ जा रही है, तो वो l डिस्टेंस कवर कर रही है प्लस उसमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस गाड़ी का आ गया। इसी तरह जब रोशनी वापस जाने लगी है तो वापस जाने का जो टाइम है वो l था माइनस v डेल्टा t2। डेल्टा t2 वो टाइम है जिसमें इस गाड़ी ने आगे की तरफ सफर किया है, लेकिन हमारी जो रोशनी है ये पीछे की तरफ आई है। तो टोटल टाइम अगर आप निकालना चाहें तो t1 और t2 को ऐड कर दें, दोनों टाइम को ऐड करने के बाद फाइनल रिजल्ट आपके पास ये आएगा 2l बाई सी 1/1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर अंडर रूट। अब अगर आप 2l बाई सी को देखें
और इसमें एल और एल नॉट का जो रिलेशन है वो पुट करें आप। एल नॉट चूँकि डेल्टा टी वाला टाइम देता था और डेल्टा टाउ वाला, तो डेल्टा टाउ और डेल्टा टी का ये रिलेशन हमारे पास मौजूद है। अगर आप डेल्टा टाउ की जगह पे ये चीज़ पुट करें एंड देन डेल्टा टी को आप 2L/c लिखें, तो आप इजीली देख सकते हैं कि फाइनली आप इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है कि आप डेल्टा टी को, इस डेल्टा टी को टाइम रिलेशन वाले डेल्टा टी से कंपेयर कर लें, और 2L/c वाली जो चीज़ है उसको आप देखेंगे कि वो इक्वल आ जाएगी, यानी वहां से एल निकल आएगा, एल नॉट 1 - v² / c² / तो ये हमारे इस फार्मूले से पता चल रहा है कि जो मूविंग फ्रेम में जब ट्रेन मूव कर रही थी तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर ने जो लेंथ नोट की है वो गाड़ी के अंदर वाले ऑब्जर्वर से डिफरेंट है, क्योंकि गाड़ी के अंदर वाला ऑब्जर्वर इवेंट के लिहाज से रेस्ट पे था। सो मूविंग ऑब्जर्वर या मूविंग फ्रेम या मूविंग इवेंट्स जो हैं उनमें लेंथ जो है वो कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। और ये आप इजीली पता चला सकते हैं कि अगर आप मतलब v को c के बराबर करें या c को अप्रोच करवाएं तो ये वाली चीज़ जो है ये 1 के क्लोज हो जाती है, और 1 - 1 0 के क्लोज हो जाता है, और 0 होने का मतलब है कि लेंथ बहुत स्मॉल हो गई है, शॉर्ट हो गई है। तो इस चीज़ को हम कंक्लूजन ये लिखते हैं कि मूविंग रॉड्स गेट शॉर्टर अलोंग द पाथ ऑफ मोशन। ये बहुत अहम पॉइंट है। परपेंडिकुलर टू मोशन कोई लेंथ कंट्रैक्शन नहीं होती, सिर्फ लेंथ कंट्रैक्शन उस सिमत में होती है जिस सिमत में गाड़ी मूव कर रही हो। इसकी एक एक्सपेरिमेंटल मिसाल भी है टाइम रिलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन वगैरह की, कि म्यूऑन एक पार्टिकल है जिसको पहले म्यूजॉन भी कहते थे। ये म्यूऑन जो है ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो फैमिली है ये इसको लेप्टॉन्स कहते हैं, और इसमें लेप्टॉन्स की तादाद जो है वो 6 है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है और टाउ है। सिमिलरली इनका एक पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो। तो ये 3 तरह के न्यूट्रिनो भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। तो म्यूऑन एक इलेक्ट्रॉन की तरह का हैवी पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है, तकरीबन 200 गुना जो है ज़्यादा हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से म्यूऑन, और चार्ज इसके ऊपर वही इलेक्ट्रॉन वाला ही होता है। अब ये पार्टिकल जो है वो ऊपर ज़मीन के ऊपर से जो हमें शुआएं ज़मीन तक आती हैं जिन्हें हम कॉस्मिक शावर्स भी कहते हैं, यानी मुख्तलिफ दूर दराज के जो सितारे कहकशाएँ हैं वहाँ से जो शुआएं मुख्तलिफ ज़मीन तक पहुँचती हैं तो उनमें म्यूऑन्स भी आते हैं। अब म्यूऑन की जो प्रॉपर्टी है ये है कि म्यूऑन डिके करता है। डिके करने का मतलब है कि म्यूऑन चूंकि हैवी पार्टिकल है तो हैवी पार्टिकल लो मास वाले पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पार्टिकल डिके कर जाता है। सो म्यूऑन जो है वो जब डिके करता है, अगर आप लेबॉर्ट्री के अंदर किसी म्यूऑन को देखेंगे, आपने लेबॉर्ट्री में एक म्यूऑन बनाया तो वो म्यूऑन जो है वो इस टाइम के बाद 2.09 प्लस माइनस 0.3 जो कि अनसर्टेनिटी है, तो तकरीबन 2.09 माइक्रो सेकंड के बाद वो जो है डिके कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। सो अगर कोई पार्टिकल ऊपर से आ रहा है, फर्ज करें 10 किलोमीटर की हाइट पे, ज़मीन से 10 किलोमीटर ऊपर जाके वो बनते हैं म्यूऑन, तो अगर वहाँ पे वो म्यूऑन बने थे तो वो म्यूऑन जब डिके करेंगे तो वो ज़मीन तक आने से पहले पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये कि वो 600 मीटर की डिस्टेंस से पहले पहले जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ये है कि वो डिके कर देंगे। अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब मूव कर रहे हैं तो उन्होंने 600 मीटर से ज़्यादा फासला तय नहीं किया होगा। अब चूंकि वो बने ज़मीन से 10 किलोमीटर ऊपर हैं तो 600 मीटर फासला तय करने के बाद वो ख़त्म भी हो गए हैं। इसका मतलब है कि वो हमें ज़मीन पे नहीं मिल सकते, कॉस्मिक शावर्स में म्यूऑन नहीं मिल सकते, जबकि हकीकत में कॉस्मिक शावर्स में म्यूऑन मिलते हैं। ये एक पैराडॉक्स बन जाता है कि एक चीज़ हमें मिल रही है लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक वो पार्टिकल ज़मीन पर पहुंचने से पहले पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ है इस चीज़ का मतलब ये है कि आपको कुछ और जो है वो देखना पड़ेगा। सो रिलेटिविटी ने आपको ये बताया है कि जब वो पार्टिकल हाई स्पीड पे मूव करता है तो उसका टाइम डायलेट कर जाता है, मतलब उसको डिके करने में ज़्यादा टाइम लगता है, एक चीज़। दूसरा, उसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, यानी 10 किलोमीटर ऊपर अगर वो ज़मीन के है और ज़मीन से फासला 10 किलोमीटर है तो म्यू ऑन जब ट्रैवल करना शुरू करेगा तो वो उसके लिए वो फासला 10 किलोमीटर नहीं रहेगा, वो हमारे लिए 10 किलोमीटर है जो ज़मीन पे रह रहे हैं। म्यू ऑन के लिए वो फासला बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो वो इतना स्मॉल हो जाएगा
कि वो 600 मीटर से कम डिस्टेंस उसको लगेगा, और चूंकि उसके लिए 10 किलोमीटर का फासला 600 मीटर से भी कम रह गया है, लिहाजा इस फासले को वो इजीली कवर कर सकता है, और इस वजह से वो ज़मीन पे पहुंच जाता है और हम उसको जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये एक पार्टिकल फिजिक्स में बड़ी अच्छी एग्जांपल है टाइम डिलेशन की और मास और जो है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत दफ़ा हो चुका है, और अब तो ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है। बहुत से पार्टिकल्स के डिकेज जो हैं उनको हमने रिलेटिविटी के थ्रू डिस्कस किया है, उनको हमने ऑब्जर्व भी किया है लेबॉर्ट्री के अंदर। तो एक बिल्कुल एक अब तो ये एक वैलिड चीज़ है। ओके, नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमने तीसरा जो है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी थी। इसके बाद ये चौथा जो है ये है एडिशन ऑफ वेलोसिटीज के जो वेलोसिटीज का रूल था। ये फोर्थ है, मैं इसको गलती से लिखा हुआ है। तो ये जो एडिशन ऑफ वेलोसिटीज हैं कि अगर आपके पास दो ऑब्जर्वर्स हैं और उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आपने ऐड करनी है, तो आपको याद होगा कि सिंपल अगर आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लें और उस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं ये कहूँ कि कोई चीज़ है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, और फर्ज करें कि वो एस फ्रेम के अंदर है। अगर वो एस फ्रेम के अंदर है तो उसकी वेलोसिटी को हम कहेंगे कि यू है, और अगर वो एस प्राइम के अंदर है तो फर्ज करें हम उसकी वेलोसिटी को कहते हैं यू प्राइम है। और अब अगर फ्रेम जो है वो खुद भी मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी वी है। मतलब एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, एस फ्रेम उसकी वेलोसिटी मेजर करेगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। एस प्राइम फ्रेम वाला उसकी वेलोसिटी मेजर करेगा डेल्टा एक्स प्राइम बाय डेल्टा टी प्राइम। लेकिन चूंकि फ्रेम खुद भी मूव कर रहा है, लिहाजा एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी भी उसमें आ जाएगी वी। अब अगर आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो उसमें वेलोसिटी रूल सिंपल था। क्या करेंगे आप, एस में जो उसकी वेलोसिटी है और एस प्राइम में जो फ्रेम की वेलोसिटी है दोनों को ऐड कर देंगे, यानी यू जो है वो बराबर होगा यू प्राइम प्लस वी के। लेकिन रिलेटिविटी में ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिलेटिविटी में एस प्राइम और एस इनके कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इस चीज को समझने के लिए ये एडिशन ऑफ वेलोसिटी का रूल यहाँ पर दिखाया गया। सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन एट स्पीड u प्राइम विद रिस्पेक्ट टू s प्राइम। u प्राइम स्पीड है उसकी s प्राइम के लिहाज से। व्हाट इज इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू s? तो अब सवाल ये किया गया कि उसी पार्टिकल की स्पीड जो s प्राइम ने मेजर की है u प्राइम, s जब उसको मेजर करेगा, u मेजर करेगा, तो वो u और u प्राइम का आपस में क्या ताल्लुक होगा? तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं u इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से, क्योंकि s वाला जो है वो उसके लिए तो कोऑर्डिनेट x और t है ना, s प्राइम वाले के लिए थे x प्राइम और t प्राइम। तो अब हम ये कर सकते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करके इनको हम जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स यानी s के कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी लिखें और उसको s प्राइम के कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर लें। तो ये आपको मिलेगा डेल्टा एक्स प्राइम प्लस वी डेल्टा टी प्राइम। ये हमने डेल्टा एक्स को लिखा है, और टी वाला कोऑर्डिनेट जो है वो टी प्राइम प्लस एक्स प्राइम ओवर टी प्राइम इंटू वी ओवर सी स्क्वायर से जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है। क्योंकि दोनों में गैमा फैक्टर भी आता है, लिहाजा वो कैंसिल हो गया। अगर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन याद हो तो एक्स इक्वल होता है गैमा टाइम्स एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, और टी बराबर होता है गैमा टाइम्स टी प्राइम प्लस एक्स प्राइम ओवर टी प्राइम इंटू वी बाई सी स्क्वायर। तो गैमा दोनों में आ रहा था इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो कैंसिल हो गया। सो आपने ओल्ड सिस्टम यानी एस सिस्टम को एस प्राइम में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब आप इजीली यहाँ से डेल्टा टी प्राइम कॉमन ले लें, दोनों से, ऊपर से भी और नीचे से भी, और डेल्टा टी प्राइम को कैंसिल कर दें। तो आप इजीली, सॉरी मैंने यहाँ पर ये ठीक नहीं लिखा, ये मेरा ख्याल है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी आएगा। ये इसको देखना है, ये जो टी वाली इक्वेशन है एक्स वी ओवर सी स्क्वायर होता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप देखें ये, तो ये आएगा v इंटू एक्स प्राइम। तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये मेरे ख्याल डेल्टा टी प्राइम मैंने कॉमन लेके लिख दिया नीचे। ये मिस्टेक है इसमें, ये ठीक नहीं लिखा हुआ, ये वाला जो है ये ठीक नहीं लिखा हुआ। इसमें अगर आप यहाँ पर 1 प्लस ये करें तो फिर ये ठीक होगा।
अगर आप नीचे से डेल्टा टी प्राइम कॉमन ले लें, मैं इसको जस्ट करेक्ट करके लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाली चीज़ जो है ये ठीक हो गई। ये इसको इक्वेशन को हम लिख रहे हैं। बहरहाल ये आपको समझ आ गई है कि ये क्या चीज़ है। तो डेल्टा टी प्राइम इस तरह से कॉमन लेके हमने लिखा हुआ है, इसलिए डेल्टा टी प्राइम यहाँ पे डिवाइड हो गया। सिमिलरली यहाँ से भी डेल्टा टी प्राइम को लेके डिवाइड करें तो डेल्टा टी प्राइम कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक्स प्राइम टी प्राइम और ये वाली चीज़ रहेगी। अब चूंकि न्यू कोऑर्डिनेट्स में एक्स प्राइम और टी प्राइम जो है वो यू प्राइम देते हैं, तो लिहाजा आप इसको यू प्राइम लिख सकते हैं और यहाँ पे भी इसको यू प्राइम लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको u की वैल्यू दे रही है इन टर्म्स ऑफ u प्राइम एंड v। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ एडिशन है वेलोसिटीज का, वेलोसिटी एडिशन लॉ है या वेलोसिटी एडिशन रूल है रिलेटिविटी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि अगर आप किसी पार्टिकल की स्पीड c कर दें, फर्ज करें पार्टिकल की जो असल स्पीड थी u प्राइम, अगर वो u प्राइम c हो गया है और पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो उसको अगर आप यहाँ पर पुट करें तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो c के बराबर ही आ जाएगा अगर आपका फ्रेम भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होगा। सो ये जो वेलोसिटी एडिशन रूल है ये बेसिकली आपको बताता है कि दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स जो हैं उनके लिए स्पीड ऑफ लाइट सेम होगी, जैसा कि आइंस्टाइन के सेकंड पोस्टुलेट में ये कहा गया था। तो स्पीड ऑफ लाइट दोनों के लिए सेम आएगी। अगर वो उसको एस फ्रेम मेजर करे तब भी वो सी होगा और अगर एस प्राइम फ्रेम उसको मेजर करे तो वो तब भी सी आएगा। तो ये वेलोसिटी एडिशन रूल है, काफ़ी यूजफुल है। तो ये भी एक रिजल्ट है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में कुछ चीज़ें हैं। मैकेनिक्स का मतलब है कि लॉज ऑफ मोशन जो है वो रिलेटिविटी में किस तरह लिखे जाएंगे, तो बाद में फिर इनको इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले है प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम एक टर्म बोली जाती है अगर आप एक कार के अंदर मूव कर रहे हैं तो कार के अंदर बैठे हुए आपकी घड़ी पे जो भी टाइम होगा उसको हम प्रॉपर टाइम कहेंगे। तो अगर कोई क्लॉक किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ साथ मूव कर रहा हो तो उसको हम प्रॉपर टाइम कहते हैं और हम इसको डेल्टा डी टाउ से ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि अभी आपने ऊपर भी देखा था थोड़ी देर पहले हम जब टाइम डायलेशन को पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि अगर कोई ऑब्जर्वर गाड़ी के अंदर मौजूद है तो वो जो टाइम नोट करेगा वो डी टाउ होगा, और जो मूविंग ऑब्जर्वर है यानी अगर किसी के लिहाज से जो है वो क्लॉक मूव कर रहा है तो दूसरे के लिए वो जो टाइम होगा उस क्लॉक पे वो डी टी होगा। तो इसकी शक्ल में भी प्रॉपर टाइम की शक्ल में अगर हम इंटरवल को रिप्रेजेंट करें तो आपको याद होगा इंटरवल को यूं लिखा जा सकता है सी स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर माइनस, तो मैंने कहा था कि वो माइनस आप टाइम के साथ लगा लें या स्पेस पार्ट के साथ लगा लें, एक ही बात। तो ये हमने इंटरवल लिखा, इसमें से अगर सी स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर कॉमन ले लिया जाए तो आपको ये चीज़ मिलेगी ब्रैकेट में, और अगर आप ये नोट करें तो ये है डी एक्स स्क्वेयर बाय डी टी स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर बाय डी टी स्क्वेयर और डी जी स्क्वेयर बाय डी टी स्क्वेयर। तो ये बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के। तो इसको आप लिख सकते हैं वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, जैसा कि यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है। सो नेक्स्ट स्टेप में डी एस स्क्वेयर इक्वल हो गया सी स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर जो कॉमन लिया था और ब्रैकेट में रह गया 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। अब ये जो 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर है आप पहचान सकते हैं कि ये गैमा 1 ओवर गैमा स्क्वेयर बनेगा। अगर आप इस इक्वेशन से अंडर रूट को लेफ्ट साइड पे ले जाएं गैमा नीचे आ जाएगा तो 1 ओवर गैमा, और अगर अंडर रूट खत्म करें तो 1 ओवर गैमा स्क्वेयर। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं सी स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर बाय गैमा स्क्वेयर। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो डी एस स्क्वेयर है वो सी स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर बाय गैमा स्क्वेयर होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि डी एस स्क्वेयर जो कि इंटरवल है वो इनवेरिएंट होता है, मतलब ये कि उसको किसी भी फ्रेम में मेजर किया जाए वो सेम होता है। तो अगर वो डी टी फ्रेम के अंदर आप उसको मेजर करेंगे या उसको डी टॉ के अंदर मेजर करेंगे तो डी एस स्क्वेयर की वैल्यू सेम आएगी। तो इसी चीज़ को मैं दोबारा
डी टाउ स्क्वायर में भी लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर डी टाउ स्क्वायर। तो सी स्क्वायर डी टाउ स्क्वायर और ये वाली टर्म जो है ये बराबर हो जाएगी, जिसका मतलब है कि डी टाउ इक्वल हो जाएगा डी टी बाय गैमा। ये बेसिकली क्या बता रहा है आपको कि जो प्रॉपर टाइम है वो मूविंग टाइम है। आप मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ साथ चलते वक्त जिस ऑब्जर्वर ने टाइम नोट किया है, इसको आप रेस्ट टाइम भी कह सकते हैं, वो और डी टी जो कि मूविंग रिलेटिव मोशन के लिए टाइम है, यानी ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है उसके लिए है, मूविंग क्लॉक के लिए है। तो इन दोनों का ताल्लुक गैमा से होता है। और यहाँ से आपको अगेन वंस अगेन आपको टाइम डायलेशन नजर आ रही है। जो मूविंग क्लॉक है वो स्लो हो जाता है, यानी डी टी विल बी इक्वल टू गैमा टाइम्स डी टाउ, डी टी विल बी इक्वल टू गैमा टाइम्स डी टाउ, जिसका मतलब ये है कि डी टी जो है वो स्लो है एज कंपेयर टू डी टाउ। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक ये दैट इज रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। तो जिस तरह हमने टाइम को डिफाइन किया, इसी तरह से अब हम आगे रिलेटिविटी को भी डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी को भी डिफाइन करेंगे। तो जो वेलोसिटी है उसको अब हम फोर वेक्टर के थ्रू डिफाइन किया करेंगे। हम जितनी भी चीज़ें आगे डिफाइन करेंगे रिलेटिविटी में उनको फोर वेक्टर में स्टडी करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो फोर वेक्टर्स बनाती है। सो वेलोसिटी एक फोर वेक्टर है और उसको हम कहते हैं फोर वेलोसिटी। फोर वेलोसिटी का फार्मूला सिंपली ये है कि आप फोर कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको डिवाइड कर दें प्रॉपर टाइम के साथ। यानी अगर एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो उस ऑब्जर्वर के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे डी एक्स म्यू, और वो ऑब्जर्वर अपने लिए जो टाइम नोट कर रहा होगा वो होगा प्रॉपर टाइम। तो उस ऑब्जर्वर ने जो अपनी वेलोसिटी नोट की है वो होगी डी एक्स म्यू बाय डी टाउ। इस चीज़ को हम कहते हैं फोर वेलोसिटी। अब आप इसको अगर आप कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो उसको 0 1 2 3 लिख सकते हैं, और हर कंपोनेंट अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसमें जो पहला कंपोनेंट है ये चूंकि डी टी बाई डी टाउ है, और आपने अभी देखा है कि इसको आप गैमा की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिहाजा जो टाइम कंपोनेंट है वेलोसिटी का इसको आप गैमा सी लिखेंगे। जो स्पेस कंपोनेंट्स हैं तीनों x1 x2 x3 वाले, उनको आप लिखेंगे वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स। वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट्स को हम थ्री वेलोसिटी कहते हैं, और थ्री वेलोसिटी को अक्सर वेक्टर के साथ लिखा जाता है, एरो के साथ लिखा जाता है। हम इसको यहाँ पे बोल्ड के साथ लिखेंगे। इस तरह से भी फोर वेक्टर को लिखा जाता है। इसमें जो पहला कोऑर्डिनेट है ये टाइम कंपोनेंट है और दूसरा कोऑर्डिनेट स्पेस कंपोनेंट है, थ्री कंपोनेंट है। ये सी गैमा सी जो है ये वेलोसिटी का जीरो कंपोनेंट है, और वी जो है ये वेलोसिटी का थर्ड कंपोनेंट है। तो ये जो थर्ड कंपोनेंट है यानी थ्री कंपोनेंट है, इसके अंदर भी आप देख रहे हैं गैमा आ रहा है। वेलोसिटी जो है स्पेशली भी स्पेशल पार्ट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो वी नहीं है बल्कि वो गैमा वी है। इसी चीज को हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी कहते हैं। अगर आप v रिलेटिविस्टिक लिखना चाहें तो वो इक्वल होगी गैमा v, वेयर v इज द थ्री कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, में थ्री वेलोसिटी है ये। इसी तरह चूंकि हमने इसको एक फोर वेक्टर कहा था वेलोसिटी को, तो लिहाजा इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी लॉरेंट्ज मैट्रिक्स के थ्रू होगी। अगर आप दो डिफरेंट वेलोसिटीज को अपर और लोअर इंडेक्स को मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट लें, तो वो सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ये आप इजीली देख सकते हैं। इसी तरह रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को लिखा जा सकता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई बाय मास, यानी मास टाइम वेलोसिटी। तो फोर वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दें पार्टिकल के, तो आपको पार्टिकल का मोमेंटम मिलेगा जो कि फोर मोमेंटम होगा। अगेन इसकी कंपोनेंट्स खोल के लिखें आप, तो आपको जो जीरो कंपोनेंट है वो मिलेगा गैमा एम सी, और जो थ्री कंपोनेंट है स्पेस कंपोनेंट है वो मिलेगा गैमा एम बी। ये जो गैमा एम बी है इसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। नोट करें मैंने पी को बोल्ड लिखा है, वी को बोल्ड लिखा है। बोल्ड लिखने का मतलब होता है ये स्पेशल पार्ट है, मतलब ये एक्स वाई जेड वाला पार्ट है, और जो पहले वाला था वो टाइम पार्ट है। क्योंकि मोमेंटम भी अब हमने फोर वेक्टर लिखा है, लिहाजा ये भी ट्रांसफॉर्म करेगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या लॉरेंस मैट्रिक्स के थ्रू। तो ये फार्मूले आप ध्यान में रखिएगा, पी इज इक्वल टू गैमा एम बी। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होता है स्पेशल पार्ट ऑफ द फोर वेक्टर। नेक्स्ट चीज आप इसमें देख सकते हैं रिलेटिविस्टिक मैथ्स। आमतौर पे बहुत सी किताबें मैथ्स को अलग से डील करते हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे कि एनर्जी में भी इसको काउंट कर लेते हैं। आइंस्टाइन ने ये इस तरह से इसको मैथ्स को लिखा था कि रिलेटिविस्टिक मैथ्स जो है वो प्रॉपर मैथ्स का गैमा टाइम होता है। प्रॉपर मैथ्स क्या चीज़ है? प्रॉपर मैथ्स रेस्ट फ्रेम के ऊपर किसी चीज़ का मैथ्स है, मतलब अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो उसका मास, या रेस्ट फ्रेम में है तो उसका मास एम नॉट होगा।
लेकिन अगर वही चीज़ मूव करना शुरू करेगी तो उसका मास रिलेटिविस्टिक हो जाएगा और वो इसके बराबर होगा। मतलब ये है कि चलती हुई चीज़ों में मास ज़्यादा होगा रेस्ट चीज़ों की बजाय। रेस्ट फ्रेम के मुकाबले में मूविंग फ्रेम में मास ज़्यादा होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो ये जो ज़ीरो कंपोनेंट है फोर मोमेंटम का, टाइम कंपोनेंट जो था, इसको एनर्जी बोलते हैं। पी नॉट जो है ये गामा एमसी था और इसको हम जो है वो एनर्जी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो ये है कि हम इसको अगर देखें तो ये मोमेंटम है। अगर हम इसको एनर्जी कह रहे हैं तो इसकी डायमेंशन एनर्जी वाली नहीं है, लिहाजा सम टाइम इसको सी पी नॉट लिखा जाता है और फिर ये गामा एम सी स्क्वायर बन जाता है। तो ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी कहलाती है। ये सिर्फ डायमेंशन की वजह से हमने सी से मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब है कि जो पूरा मोमेंटम था फोर मोमेंटम, उसका जो जीरो पार्ट है वो एनर्जी है और दूसरा जो स्पेशल पार्ट है उसका वो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है। तो एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों दो चीज़ें नहीं है, बल्कि ये एक ही चीज़ है जिसको हम फोर मोमेंटम कहते हैं, या इसको एनर्जी मोमेंटम फोर वेक्टर भी कहा जाता है। अगर आप सिर्फ